सीज़न से क्या उम्मीद है आपको और इसमें किस तरह के सेक्टर्स से आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस आएगा, कहाँ पर सावधान रहना है? देखिए, मुझे ना एक इंफ्रा से मुझे नहीं लगता है कि ईपीएस इस बार उतना अच्छा दिखेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स साइकिल अभी ढंग से शुरू नहीं हुआ है। तो बहुत से स्टॉक्स जहाँ पे ये एक प्राइस टू ऑर्डर बुक उसके बेसिस पे बढ़ गई है, तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस टू बुक वैल्यू आज अर्निंग्स के बाद देखेंगे, तो शायद उसमें नहीं होगा, मगर उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि कैपेक्स साइकिल शुरू नहीं हुई, तो नेचुरली उनकी अर्निंग्स भी नहीं बढ़ेगी। मगर वही कह रहा हूँ मैं, आपको उनमें एक्सपेक्टेशन कम रखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ बड़ा तूफ़ान ज़रा रिज़ल्ट्स नहीं दिखेगा इंफ्रा में। मगर कंज़म्पशन में मेरे को क्लोज़ली वॉच करना है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न तो अच्छा चला टॉप लाइन में, नंबर्स अच्छे थे, सब दिख रहे थे। मगर मेरा ये जानने की ज़रूरत होगी इस रिज़ल्ट सीज़न में कि क्या इन कंज़म्पशन वाली कंपनियों ने दिवाली और ऐसे फेस्टिवल सीज़न में जो सेल्स किए, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देकर किए हैं कि नहीं? अगर वो ज़्यादा डिस्काउंट देकर किए तो ईपीएस शायद उतना बड़ा नहीं दिखेगा जितना टॉप लाइन का दिखेगा। और वो भी क्या कह रहे हैं गाइडेंस के बारे में, क्यों ये समर में आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और उनकी जो बड़ा, तो वहाँ पे मेरा यही सोच है कि एक नंबर उधर अगर ईपीएस में उतना दबाव नहीं दिखा, तो कंज़म्पशन के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के माहौल में और पैसा बटेगा ऑपोज़िशन और गवर्नमेंट के ज़रिए जाएगा तो कंज़म्पशन के नंबर अगले क्वार्टर में अच्छे दिखेंगे। समर भी आ रहा है तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इसके भी डिमांड बढ़ेंगे। तो अगर कुछ भी थोड़ा पॉज़िटिव एक इंडिकेशन कंज़म्पशन से आया, तो मैं देख रहा हूँ कि वो बेस्ट परफ़ॉर्मिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश एलोकेशन ऑफ कैपिटल। दूसरी बात मेरे लिए बहुत ध्यान देने की जो थिंग है कि बैंकिंग थोड़ी दिन से नहीं चला है। क्योंकि क्या होगा कि पिछले जो 3-4 साल में आपको ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसीज़ ने ग्रोथ दिखाई और पोस्ट कोविड में जो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत घट गया, तो लो कॉस्ट उन्होंने फंडिंग भी सोर्स किया। तो एक लेंडिंग जो रिटेल में शुरू हुई, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बहुत बढ़ गई। तो एक रन अप तो जा बैंकिंग में, और उसके बाद क्या हुआ कि वो लो कॉस्ट फंड्स ड्राई अप हो गए। फ्रेश डिपॉज़िट्स थोड़े महँगे आने लगे, नंबर 1। नंबर 2, आरबीआई को भी ये कंसर्न आने लगी, क्या प्राइवेट जो रिटेल लेंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो रिस्क फैक्टर्स उसके लिए उन्होंने कैपिटल एडेक्वेसी का एडिशनल कुछ डाला, एनबीएफसी लेंडिंग में एडिशनल डाला। तो शायद ये दोनों फैक्टर्स ने बैंक्स को थोड़ा एक लेस अट्रैक्टिव बना दिया इस स्थिति में। और फ्यूचर भी क्या है? फ्यूचर है कि रिटेल लेंडिंग तो अभी चल रहा है, मगर फ्यूचर कॉर्पोरेट लेंडिंग की बात है, राइट? तो क्योंकि जब कैपेक्स साइकिल रिवाइव होता है, तो कॉर्पोरेट लेंडर्स जहाँ पे ज़्यादा डोमेस्टिक जो पीएसयू बैंक्स और वैसे इधर और प्राइवेट सेक्टर में 1-2 बैंक है, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो उनमें एक मार्केट शेयर शायद वहाँ पे शिफ्ट होगी। तो इसीलिए जो एक्जिस्टिंग बैंकिंग पैक जो इतनी सालों से चली है, वहाँ पे थोड़ी नरमी दिखी। और इस चीज़ के कारण कि कितना कैपिटल एडेक्वेसी होगा, क्या लोन ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले जो एक्सपेंड हो रही थी उतनी एक्सपेंड नहीं होगी। ये सब चीज़ें के कारण थोड़ा एक कंसोलिडेशन का स्थिति देखा। बट अब मेरे लिए वक़्त लगता है कि फॉरेनर का पैसा आएगा, एफआईआईज़। तो 35% लार्ज कैप इंडेक्स में आपको बैंकिंग है। तो मैंने ईटीएफ की भी बात करी, उनकी कम्फर्ट की भी बात करी, तो नेचुरली मैं बैंकिंग में एक प्राइस का वापस बड़े निवेशकों का एक फ्लो देख रहा हूँ। इमीडिएट नंबर्स में वो ना दिखे, यानी एनपीए के नंबर अगर कंट्रोल में दिखे और जनरल उनकी गाइडेंस की भी बात है, तो वो एक भी सेक्टर है जो पिछले 2-3 महीने में नहीं चला, जो अभी चल सकता है। तो इसलिए बैंकिंग के रिजल्ट्स भी मैं क्लोज़ली वॉच करूँगा। तो मेरे लिए कंजम्पशन और बैंकिंग ये दोनों एक अच्छी जो जो सिचुएशन गाइडेंस बनती है, तो ऐसी बनती है, तो उधर एक आगे बढ़त देख सकते हैं, मगर रिजल्ट सीज़न में देखकर फिर डिसीजन लेना बेहतर होगा। जी।